हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। तो इस वीडियो में हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे आज 14 मई का। तो कंप्लीट न्यूज़पेपर जो है जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जितने भी एडिटोरियल्स हैं उस सबको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे हिंदी में। कि क्या उसके अंदर पॉइंट्स है जो आप एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ स्कीम्स है उसको हम देखेंगे। इसका नोट्स आप बना सकते हैं इस आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो में। तो इस पूरा वीडियो को देखें ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हमने जो इम्पोर्टेंट खबर हम एग्जाम के लिए आपकी है उसी को हमने रखा है यहाँ पर आर्टिकल्स को। बाकी आर्टिकल्स को हमने यहाँ नहीं रखा ताकि आपका समय भी बचेगा, आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप, या फिर आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा जो इम्पोर्टेंट खबर है उसको हमने यहाँ पे रखा है। बाकी न्यूज़ जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर जरूर करें। और उसके बाद बेल आइकन को जो आप दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगी वीडियो की। बाकी जो एनसीईआरटीज का इकोनॉमिक्स पे, बैंकिंग सिस्टम, जुडिशियरी, कॉलेजियम, सारे पे हमारा वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमने जो अलग अलग वीडियोज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उस पर हमने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, स्पुतनिक 5 शॉट्स टू बी अवेलेबल इन इंडिया नेक्स्ट वीक सेज गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली स्पुतनिक 5 को जो अप्रूवल दिया गया था, वैक्सीन जो है ये डेवलप की गई है गामालिया नेशनल सेंटर ऑफ रसिया के द्वारा। रसिया की वैक्सीन एक तरह से, इसको लास्ट 2 महीने में अप्रूवल दिया गया था, इमरजेंसी अप्रूवल। तो इंडिया में ये नेक्स्ट वीक से गवर्नमेंट करी अवेलेबल हो जाएगी। तो एक नया थर्ड जो वैक्सीन है, अभी तक हमारे यहाँ 2 वैक्सीन अवेलेबल थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इसके बाद तीसरी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो शायद डिमांड सप्लाई जो गैप है, बेसिकली वैक्सीन का जो सप्लाई कम है, उसको शायद हम थोड़ा मेकअप कर पाएंगे। इसके अलावा जो ये इसलिए मैंने आर्टिकल रखा कि वैक्सीन पॉलिसी पे बहुत बार आपने देखा होगा आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसी को लेकर के ये तीसरी वैक्सीन अप्रूव है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम जो है फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन के साथ बात कर रहे हैं और उनको हमने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कहा है कि आप इमरजेंसी अप्रूवल इंडिया में ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कंट्री के साथ साथ आईपीआर वेवर स्कीम जो हमने पढ़ा था अभी, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है आपका, उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट का हमने पहले कुछ वीडियो में डिस्कस किया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो है वेवर के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वेवर है वो मिल सके इन वैक्सीन के केसेज में, ताकि जो है इसको इंडिया में भी प्रोड्यूस, अलग अलग कंपनी है इंडिया में जो जेनरिक कंपनियां हैं उसको मैन्युफैक्चर कर सके, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो बाकी सारे देशों में जहां जहां वैक्सीन की कमी है वो वैक्सीन की कमी हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स है मेजर वैक्सीन पॉलिसी को लेकर के। इंडिया के केस में अगर बात करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी कि ग्लोबल लेवल पे इसका इफेक्ट होगा। और इसने गवर्नमेंट ने कहा कि 216 करोड़ वैक्सीन तकरीबन डोजेज अवेलेबल रहेगा इंडिया में, हो जाएगा अगस्त से दिसंबर के बीच में। स्पुतनिक 5 जो है इसको लोकली प्रोडक्शन भी इसका स्टार्ट होगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ इसने करार किया है संबंध इसका। तो ये बेसिकली स्टार्ट होगा जुलाई में लोकल प्रोडक्शन भी इसका। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया वैक्सीनेशन पॉलिसी में, जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके 2 डोज होते हैं अभी। तो उसमें दूसरा डोज जो है आप गवर्नमेंट का है इसका गैप जो है बढ़ाने की जरूरत है साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर। अगर गैप बढ़ाया जाएगा तो उसका एफिकेसी जो है, उसका बेसिकली इफेक्ट जो है वो अच्छा और होगा। अभी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 6 से 8 हफ्ते का गैप होना चाहिए पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में। अब गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि 2 डोज के बीच में, पहले और दूसरे डोज के बीच में गैप जो है बढ़ा करके 12 से 16 हफ्ते किए जाना चाहिए। तो ये जो 12 हफ्ता मतलब समझ लीजिए आप है ना, 3 से 4 महीने का गैप जो है इसके बीच में गवर्नमेंट कह रही है होगा एक डोज और दूसरे डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन के बीच में। कोवैक्सीन के केस में ऐसा कोई भी जो पहले से चला आ रहा है 1 महीने का वही आपका रहेगा। तो ये इसको आप ध्यान में रखें, अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, एक लगाया है, तो दूसरा डोज आपको जो है 12 से 16 हफ्ते के बाद लेना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइज वैक्सीन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, लिबरलाइज प्राइसिंग एक्सलेटेड नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, इसको और बताया इन्होंने कि इसमें क्या है बेसिकली, ये क्यों ऐसा रखा है, वैक्सीनेशन पॉलिसी हमारी ऐसी क्यों है। तो लिबरलाइज प्राइसिंग एंड स्केलिंग ऑफ वैक्सीन कवरेज, इसके लिए पॉलिसी गवर्नमेंट ने रखा है टू इंसेंटिवाइज, ताकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा बेसिकली मार्केट से। अगर स्टेट और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो अगर प्रोक्योर करती है डायरेक्टली, तो उनको एक इंसेंटिवाइज मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो वो रैपिडली जो अपना उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो बढ़ा पाएंगे और इससे जो वैक्सीन का जो स्टॉक है वो ज़्यादा अवेलेबल हो पाएगा।
ये इसलिए गवर्नमेंट बेसिकली वैक्सीनेशन पॉलिसी का जो कहा जा रहा है कि अलग अलग प्राइसिंग है, स्टेट्स अलग ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रही है कंपनियां, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने अपना अपना वक्तव्य रखा है, अपना साइड रखा है कि क्यों ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई है। It would make pricing, procurement, administration of vaccine more flexible and ensure increased vaccine production and wide availability। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि ये इन कारणों से हमने जो है इस पॉलिसी को अपनाया है। तो ये पूरा वैक्सीन पॉलिसी पे गवर्नमेंट का साइड जो आप लिख सकते हैं कि क्यों ऐसी वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इसका क्या कारण है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका है, वाई नॉट प्लेस कन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 2-3 दिनों में देखा था कंजेशन, जो प्रिजन्स में कंजेशन है, स्पेशली कोविड को लेकर के, जो अगर कंजेशन के कारण जो बहुत सारे इन्फेक्ट जो इनमेट्स है, जो जेल प्रिजनर्स है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उसके साथ जेल अथॉरिटी जो स्टाफ्स हैं उनको भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा था कि भाई आप जो है इसको डिकंजेस्ट कीजिए, प्रिजन्स को ओवरक्राउडिंग को कम कीजिए, और जो प्रिजनर्स को पेरोल पे आप थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो है जेल में जो कंजेशन जो उसको कम किया जा सकेगा और इन्फेक्शन को हम रोक पाएंगे। तो इस पे एक और इन्होंने कहा है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कि हाउस अरेस्ट पे आप क्यों नहीं रखते हैं, ताकि ओवरक्राउडिंग प्रिजनर्स की ना हो। तो ये सजेशन बेसिकली आप प्रिजन रिफॉर्म्स में जो है लिख सकते हैं। प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत बार पूछा जाता है, प्रिजन रिफॉर्म्स में क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, स्पेशली कोविड को लेकर के। तो इसमें आप ये सजेशंस भी दे सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 गाइडलाइन जारी की है पिछले दिनों हमने देखा है एनालिसिस में, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ इंट्रीम बेल एंड पैरोल टू प्रिजनर्स टू डिकंजेस्ट, ये ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिनों में। तो अभी देखा कि ऑक्यूपेंसी रेट जो है प्रिजन्स की 118%, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है 2019 में। अंडर ट्रायल्स भी प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल मतलब वो होते हैं जिनका की ट्रायल पेंडिंग है, जिनको की अरेस्ट किया गया है बट उनका जो कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर बेसिकली एक तरह से चार्जेस नहीं पुलिस ने सबमिट किए हैं, जो भी कुछ है, तो अंडर ट्रायल उसे कहा जाता है। तो अंडर ट्रायल भी बहुत सारे जो है जेल में बंद है, जिनका अभी तक ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि एक बड़ा बजट जो है आपको प्रिजन के लिए रखना पड़ रहा है इतने इनमेट से, इसीलिए इन दोनों चीजों को देखते हुए कि ओवरक्राउडिंग भी नहीं हो और बजट भी आपका कम हो, दोनों के लिए देखते हुए ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसको आप प्रिजन रिफॉर्म्स के केस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, एससी आस्क दिल्ली गवर्नमेंट टू ओपन मील सेंटर्स। तो ये माइग्रेंट्स के लिए जो बेसिकली वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है दिल्ली और जो यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा को। तो ये माइग्रेंट वेलफेयर स्कीम्स या उसमें आप जो है लिख सकते हैं माइग्रेंट्स के केस में या वनरेबल कम्युनिटीज के केस में क्या करने की जरूरत है, स्पेशली पेंडेमिक के समय में गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप कम्युनिटी किचन्स खोलें और इन वेल एडवर्टाइज प्लेसेज, मतलब जो अच्छी प्लेसेज हो जहाँ पे लोग जाते आते हो, ऐसा नहीं कि कोना कुचट में आप खोले जहाँ पे लोग को पता ही नहीं है कि कम्युनिटी किचन चल रहा है। इन एनसीआर रीजन में टू प्रोवाइड मील्स ट्वाइस ए डे, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे टू माइग्रेंट लेबर। इस ट्रेंड है जो कि लेबर फंस गए हैं, जिनकी क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है काम बंद है उनका, वो फंस गए हैं, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए आप एटलीस्ट 2 जून की 2 समय की रोटी जो आपका है मील जो है वो उनको दे कम्युनिटी किचन में लगा करके। ड्राई रेशंस अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम बाय यूटिलाइजिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए। लेकिन आपको जो है कुछ आईडी कार्ड पे इंसिस्ट नहीं करना है कि आपको आईडी कार्ड दे माइग्रेंट वर्कर का, जिनको जरूरत होगा वो आएंगे, उनको आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर आप उनको खाना और जो भी है वो दें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि दिल्ली हरियाणा को ये भी कहा कि आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, उनको घर पहुंचाने के लिए, जो कि फंस गए हैं उनको घर पहुंचाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जरूर करें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी कहा कि आप भी नेसेसरी एडिक्वेट अरेंजमेंट कर सकते हैं, ताकि वो रेल के थ्रू वो अपने घर, जिनका दूर है डिस्टेंस घर है, वो घर जा सके। तो ये बेसिकली जो है वेलफेयर स्कीम्स एक तरह से कर सकते हैं माइग्रेंट्स के लिए, क्या गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है बेसिकली। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कर दें एक बार, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए एडिटोरियल की तरफ देखते हैं। पहला जो एडिटोरियल आपका, क्राइम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस मस्ट एंड। तो ये बेसिकली इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर बेसिकली इन्होंने बताया है कि क्या होता है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, और उसका ना क्या जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन क्या है, और किस किस देशों में बेसिकली कुछ इस पे बताया इन्होंने कहाँ कहाँ पर है। तो पहले तो इन्होंने बताया कि किस किस देशों में, ऐसा नहीं कि कोई एक देश में ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है। तो पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होता क्या है। तो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है यहाँ पे इन्होंने वाइडली नोन टू द वर्ल्ड, ये बेसिकली यहाँ पे डिफिनेशन दिया है
इसका सेवरल कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब बहुत सारे है ना इसका भाग है। पहला, कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी वेयर पर्सन्स आर अरेस्टेड, डिटेन्ड और एब्डक्टेड अगेंस्ट देयर विल और अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी। तो पहला तो क्या होता है इन्फो डिसअपियरेंस में कि लोग लिबर्टी का एक तरह से आपका छीनना हुआ एक तरह से, तो आप जो है लोगों को उसको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन करती है या फिर एब्डक्ट यानी कि आपने किडनैप कर लिया उस तरह से अगेंस्ट देयर विल, उनके विल के अगेंस्ट में, और उसको आप लिबर्टी उसको नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पे है वो बतानी है। दूसरा उसमें क्या होता है, दे आर ग्राउंड्स ऑफ सीकिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट, तो गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल बेसिकली दिखी जाती है। और तीसरा जो है टिपिकली अकर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू टेक रेलिवेंट एक्शन, तो इसमें स्टेट जो है एक्शन भी कुछ नहीं लेती है, इंक्लूडिंग रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज द फेट और वेयर अबाउट, या और उसके अलावा जो उसको कहाँ पे बंद करके रखा गया है, वो जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है, ये सब कुछ भी बताती नहीं है उस पर्सन के बारे में, उनके फैमिलीज को। तो ये बेसिकली इसे कहा जाता है इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। ये आपका हो गया डेफिनेशन, ठीक है, ये अब डेफिनेशन हो गया आपका। अब यहाँ पे उन्होंने बताया किस किस देश में ये चल रहा है, एक तरह से अगर रिसेंटली अगर देखें, एक तो आपका म्यांमार में हो गया जो अभी हम देख रहे थे, एंटी डेमो जो मिलिट्री ओवरटेक हुआ है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो हम चाइना के में शुरू से हम देख रहे हैं बहुत समय से, जिनजियांग रीजन में उइगर्स मुस्लिम जो है उनको किया जा रहा है बेसिकली इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, उसके केस में हो रहा है। चाइना ने क्या कहा कह के कर रही है, बेसिकली उनको कह रही है कि हम उसको एजुकेट करेंगे उन लोगों को, वहां से वो फैमिली से लेके जा रही है उनको वापस, किडनैप कर रही है एक तरह से। तो ये कह के उनको ले जा रही है लोगों को वहां से चाइना, कि भाई है ना आप इनको एजुकेट किया जाएगा, इनको एजुकेशन दिया जाएगा ताकि टेररिज्म को हम रोक सके। लेकिन उनको फिर है ना एबडक्ट कर लिया जा रहा है, उनको फोर्सिबली कहीं बाहर भेजा जा रहा है, और उनका वो कहाँ पर है, जिंदा है कि नहीं मर गए, ये भी बताया नहीं जा रहा उनकी फैमिली को। तो ये चाइना के केस में हो गया। आपका श्रीलंका में भी देखा गया था, बेसिकली जो डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट हुआ था एलटीटी के साथ में, जो उसमें भी देखा गया था बहुत सारे ऐसे केसेज आए थे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के। तो उसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ये चीज देखा गया है। तो मतलब कि ये बहुत सारे देशों में, एक सिंगल देश की बात नहीं, बहुत सारे देशों में ये चीज देखा गया है। इन चीजों को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का बिकम वाइडली नोन स्टार्ट कब हुआ, ये भी इन्होंने बताया। एक तरह हिस्ट्री जो है 1970s में देखा गया पहली बार, अर्ली 90s में डर्टी वार इन अर्जेंटीना, जहां पर अर्जेंटीना मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उन्होंने तकरीबन 30,000 अपने सिटीजन्स को डिसअपीयर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस फोर्सफुल डिसअपीयरेंस किया टू फाइट अगेंस्ट दिस। ये बेसिकली हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बाकी देशों का आप देख रहे हैं। इससे लड़ने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन और कमीशन ह्यूमन राइट स्टेब्लिश वर्किंग ग्रुप इन 1980, इससे लड़ने के लिए 1980 में यूनाइटेड कमीशन ह्यूमन राइट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस, WGEID। तो ये बेसिकली ग्रुप है जो इस पे काम करती है, देखती है कि किस किस देश में, रिपोर्ट्स वहां से मंगाती है, उनको रिपोर्ट मिलता है, कुछ केसेस खुद इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये बेसिकली इस ग्रुप का काम है। तो ये आपने समझ लिया डिफिनेशन क्या है, किस किस देशों में कहाँ कहाँ पे है, हिस्ट्री स्टार्ट कब हुआ तरीकन, और इंटरनेशनल कौन सा ग्रुप कन्वेंशन इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप मैप दे सकते हैं इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपका जिंगजियांग रीजन है जो कि इंडिया से बॉर्डर है, पाकिस्तान से बॉर्डर है, और ये कासगढ़ से यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक जो CPEC है, ये रूट यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जिंगजियांग का है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बार आता है आपका न्यूज में, CPEC को लेकर के भी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये जो रूट है आपका बेसिकली ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करने वाला, इसको लेकर के भी इसको बहुत बार न्यूज में आता है। ये इसको आप जरूर ध्यान में रखें मैप लोकेशन को। तो अब आते हैं रिमेडियल मेजर्स पे। डिक्लेरेशन ऑफ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फॉर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस 1992, ये आपका डिक्लेरेशन है। वर्किंग ग्रुप वर्क टू असिस्ट फैमिलीज ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स टू असर्टेन द फेट एंड वेल्थ, ये बेसिकली इस ग्रुप का काम है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत ये फैमिलीज के साथ बात करके उनको हेल्प करती है कि वो पता लगाने में कि उनके जो फैमिली मेंबर है, विक्टिम जो है, वो कहाँ चले गए, उनका वेयर अबाउट पता करने में। इसके अलावा स्टेट का कंप्लायंस देखती है कि स्टेट ने कंप्लाई किया कि नहीं, इन्होंने डायरेक्शन जो दिया बताने के लिए। केसेस देखना, रिसीव इंडिविजुअल पिटिशंस भी फैमिली इनको देती है, सिविल सोसाइटी भी इनको पिटिशन देती है कि भाई ये लोग खो गए हैं, इनके पता करने के लिए स्टेट हेल्प नहीं कर रहा है, ये सब कुछ। प्रेसेस स्टेट टू ऑफर रिमेडीज, स्टेट्स को दबाव डालती स्टेट्स पे कि आप कुछ रिमेडीज पे दे, कंपनसेशन दे लोगों को, गारंटी फॉर नॉन रिकरेंस। तो ये सब बेसिकली इस ग्रुप का काम है। तो यहाँ पर आप समझ लिया
फंक्शंस क्या क्या है इस ग्रुप का, ये यहाँ पे बताया गया है फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शंस हो गया, ये डिफिनेशन हो गया, ये हिस्ट्री हो गई आपकी, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, कहाँ कहाँ पे ये है श्रीलंका, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे बोलते हैं यहाँ पे कितने केसेज आए इन्होंने बताया। तकरीबन जब से ये ग्रुप आया है 58,000 केसेस तो ऑलरेडी इन्होंने देखा है 191 स्टेट्स के, और 2020 में देखा गया आउटस्टैंडिंग केसेज अभी तक कितने हैं, 46,000 केसेज आउटस्टैंडिंग है, 92 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो देख सकते हैं आप कितना केसेज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एशियन स्टेट्स में जो देखा जा ज्यादातर ये केसेस डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। ये सारा एग्जांपल आपने एशियन स्टेट्स का ही देखा है, म्यांमार हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, सारे एशियन स्टेट्स ही हैं। इम्पैक्ट जो है कोविड का और ज्यादा देखा जा रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है बेसिकली, ये आप जो है ये ग्रुप जो है कैपेसिटी, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा है, सर्च नहीं कर पा रहा है केसेस को, तो और कोविड के कारण ये जो केसेज हैं और कम नहीं हो पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं इनफैक्ट। अब आते रेटिफाइंग द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो लाया गया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फॉर इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन 2006, ये इफेक्टिव हुआ 2010 में। इसमें लेकिन जितने स्टेट्स पार्टिसिपेट, जो स्टेट्स ने इसको अपनाया है बहुत कम है। 63 नेशंस के में से तकरीबन जो उन्होंने ट्रीटी साइन की है, सिर्फ 8 स्टेट्स आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन हैव रेटिफाइड। तो सिर्फ 8 स्टेट्स जो है एशिया पैसिफिक रीजन के, जहाँ पे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, उन्होंने इसको रेटिफाई किया है। एशियन नेशन की बात करें, ईस्ट एशियन नेशन की, तो सिर्फ 4 देश है, कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, इन्हें इसको रेटिफाइड किया है। इसके अलावा दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ सिस्टम आर नॉट सफिशिएंट टू डील विद द क्राइम। तो डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ जो है बेसिक इन देशों का, इसको और मजबूत करने की जरूरत है ताकि इससे जो लड़ पाए, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस ये लड़ पाए। ये कंटिन्यूअस क्राइम है दैट नीड्स कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि हमें जो है क्या करने की जरूरत है, सजेशंस के तौर पर, सजेशन के तौर पर लिख सकते हैं इसको कि लीगल जो डोमेस्टिक लॉ है उसको हमें और बढ़ाने की, अच्छी करने की जरूरत है। The pain and suffering of the families do not end until they find the fate of their whereabouts of their loved ones। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इन्फो डिसअपीयरेंस पे लिख सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन पे अगर आता है तो। ये आपका मैप हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका है एडिटोरियल्स, म्यूकोरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन कोविड बैटल। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, जो रिस्क ये इस डिजीज के बारे में बताया जा रहा है, जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनमें ये साइड इफेक्ट के तौर पे बहुत सारे लोगों पे देखा जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में इन्होंने बताया कि डिजीज है क्या, क्या इनका साइड इफेक्ट है, ये सब कुछ। ये बेसिकली क्या है, तो एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि ग्रुप ऑफ फंगस नोन एट मिकोरमाइकेट्स, इसके द्वारा ये इन फंगस के द्वारा ये होता है ये बीमारी। यूजुअली किसको, जिन लोगों में प्योर इम्यूनिटी उनकी खराब होती है उनको ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है, और दोज विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और जिनमें डायबिटीज ज़्यादा है उन लोगों में ये इफेक्ट ज़्यादा करता है। अदर रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, हु हैव मेलिग्नेंसीज, HIV एड्स, एंड दोज हु हैव ट्रीटेड विद मेडिसिन सच एज डेफरसाइमिन ऑफ फॉर आयरन ओवरलोड कंडीशन। तो इन लोगों में भी ये ज्यादा देखा गया जिनमें कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ज्यादा दिया जाता है, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि HIV एड्स या बाकी बीमारी से चल रहे हैं उनमें स्टेरॉइड का अगर ज्यादा डोजेज दिया जाता है तो उनमें भी देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बाद में, और उनको ये डिजीज जो है म्यूकोरमाइकोसिस ये ज्यादा इफेक्ट करता है। अब इसके टाइप्स पे बात करते हैं, तो बहुत तरह के टाइप्स है। कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन देखा जाता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, ये आपका है, ये कॉमन कोल्ड और साइनस की तरह स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आईज में पहुंच जाता है, वहां पर रेडनेस देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ कि सिम्टम्स जो है उसमें लिख सकते हैं आप। उसके बल्जिंग ऑफ आईज, जिसको कहा था प्रोप्टोसिस, और इवन लीड टू पैरालिसिस ऑफ सम ऑफ द आईज मसल्स एंड इवन ब्लाइंडनेस। तो ये बेसिकली इसमें देखा गया है कैसे कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करता है, कैसे बढ़ता है, वो यहाँ बताया गया है, सिम्टम्स बताए गए हैं। ये ब्रेन्स में भी इफेक्ट कर सकता है, एंड इफ दिस अकर्स प्रोग्नोसिस इज वेरी ग्रेट। तो ये ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरा फॉर्म्स, ये तो एक फॉर्म हुआ इसका, दूसरा फॉर्म जो है प्लुमोनरी फॉर्म्स इन विच लंग्स आर मेनी इन्वॉल्व्ड, और लेस कॉमन जो फॉर्म है उसका क्यूटेनियस मैकोसिस, इसमें जो बेसिकली थ्रू आउट बॉडी इफेक्ट करता है। तो ये तीन चार फॉर्म्स है इसके, इस डिजीज के, और इसका सिम्टम्स क्या, ये आपने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे आपका सिम्टम्स है। ठीक है, डिफिनेशन आप समझ सकते हैं इसका, और कॉजेस क्या है यहाँ पर, पुअर इम्यूनिटी हो गया, डायबिटीज अनकंट्रोल है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट हो गया। अब आते हैं डायग्नोज अगर अर्ली हो जाता है तो इसमें जो है प्रोग्नोसिस जल्दी हो जाती है। एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इसका नाम है एम्फोटेरेसिन बी, इसे उतना जरूरी नहीं जानना, बेसिकली सर्जरी भी हो सकता है इसमें।
तो इसके लिए क्या जरूरत है, शुगर कंट्रोल में होना चाहिए आपका। डायबिटिक पर्सन का शुगर को आपको कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप इससे इम्पैक्ट नहीं बच सकते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स आप लीजिए, अगर आप ले रहे हैं कम डोज है तो डोज को एडजस्ट कीजिए, बढ़ाइए। इंसुलिन लेना जरूरी है अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो। अगर स्टेरॉइड ट्रीटमेंट किसी कारण से चल रहा है आपका, तो उसको सही तरीके से यूज करना जरूरी है, कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, डॉक्टर के गाइडेंस में ही आप उसको यूज कीजिए, और कम डोजेज जितना जरूरत है उतना ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा हाइजीन्स भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई आईसीयू में भर्ती है तो वहाँ के इक्विपमेंट्स सब कुछ जो है साफ सुथरा होना चाहिए बेसिकली, ताकि फंगल इंफेक्शन का डर जो है वो, इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। स्टेरॉइड बेसिकली क्यों इसका कारण बेसिकली, स्टेरॉइड के कारण क्या होता है, पर्सन की इम्यूनिटी जो है कमजोर हो जाती है, और रिस्क जो है ज़्यादा डेवलप हो जाता है बेसिकली, सिर्फ इस डिजीज की नहीं, कोविड को लेकर के। तो इन्होंने बताया है कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं इसको लड़ने के लिए, एक कोविड के लिए, वो सही नहीं है। स्टेरॉइड से बेसिकली ये भी हो सकता है, अगर आप मिसयूज करें स्टेरॉइड ट्रीटमेंट का, तो हो सकता है आपको जो है कोविड जल्दी डेवलप, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपको कोविड और बढ़ सकता है। तो इनिशियल फेज में देने की जरूरत नहीं है इसको। बस जो कब देना है स्टेरॉइड को, अगर आपको कोविड हो चुका है तो साइटोकिन स्टॉर्म किस केस में, यानी कि तकरीबन सेकेंड वीक ऑफ कोविड में दिया जा सकता है, वो भी कंट्रोल्ड मेथड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो स्टेरॉइड को आप से ना ले, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले, और देखें कि अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया है उस हिसाब से उस तरह समय किस समय लिया जाना है स्टेरॉइड ट्रीटमेंट को। तो डायबिटिक के केस में भी हो सकता है, क्लासिक सिचुएशन में एक मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ म्यूटेशन अकर्स, तो ये और डायबिटिक भी हो सकता है आपका, इंक्रीज कर सकता है। अब आते हैं डायबिटीज को आपको रोकना है तो कैसे रोकेंगे। तो हेल्दी, अगर आपको डायबिटीज है ऑलरेडी, तो आपको जरूरत है हेल्दी डाइट की, जिसमें कि लॉट्स ऑफ वेजिटेबल आप खाएं, और सीरियल्स कम खाएं, राइस और चपाती मतलब जो आप कम खाएं। ज़्यादा प्रोटीन डाइट, जैसे कि आपने चना दाल जो है आपको वो आप खा रहे हैं, मशरूम्स खाएं आप। इसके अलावा एक्टिव एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम आपको करना चाहिए। तो ये डायबिटीज से बचने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इंसुलिन तरफ आप स्विच कीजिए। अगर मेडिसिन से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन आप लीजिए। इसके अलावा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। ब्लड ग्लूकोज मीटर आता है आपका, जो आप डेली देख सकते हैं, उसमें छोटे से मीटर आता है। इसके अलावा अपर आर्म में पैचेज आप सेंसर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर कंटिन्यूसली मॉनिटर होता रहेगा। तो ये सब आपको डायबिटीज अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, ये इन्होंने बताया है। तो बेसिकली एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है पूरी, तो छोटा मोटा आप इसमें प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है इससे, कि क्या है, किस फंगस से इन्फेक्ट होता है, क्या क्या इसके कारण है, सिम्टम्स है, ये सब चीज आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे आर्टिकल को आप देख सकते हैं। ये आपका जो एक डायग्रामेटिक मैंने लिया है, इसमें दिखा रहा है साइंस क्या क्या है, जो सिम्टम्स है। फेशियल पेन आपको हो रहा है, फ्रेश ऑनसेट ऑफ हेडेक है, पोस्ट कोविड के बाद हेडेक पूरा दिख रहा है आपको, नेसल और साइनस कंजेशन है आपका नाक में, ब्लैक लेसन्स है अपर माउथ में, आई में पेन हो रहा है, विजन कम हो गया आपका। तो ये सब सिम्टम्स है इस डिजीज के। अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो आपको डायबिटीज के लिए इन्होंने कहा कि डायबिटिक पर्सन के लिए ज़्यादा कॉशन की जरूरत है, ज़्यादा आपको सचेत रहने की जरूरत है। उसके अलावा स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो है उसका आपको सही यूज होना चाहिए, बेसिकली सही तरीके से, और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप उसको लें। नेक्स्ट आपका है टेम्पोररी डिस्पाइट एडिटोरियल, जो आपका ये बेसिकली इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन जो भी हमने कल भी डिस्कस किया था, अप्रैल में जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, वो 3 महीने का कम है, 4.29% इन्फ्लेशन देखा गया है, क्योंकि अब मार्च महीने से भी कम है और फरवरी से कम है। क्यों कम है, तो फूड प्राइसेज जो है वो कम हुआ है बेसिकली, और बेस इफेक्ट के कारण भी ये इन्फ्लेशन कम है। ये सब जो सीरियल्स फूड प्राइसेज है, इसमें बेसिकली देखा गया इन्फ्लेशन कम हुआ है, दाम कम हुए हैं। लेकिन अभी भी जो है प्रेशर बना हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेसिकली। आगे के महीने में ये आ सकता है, बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये पुराना मार्च महीने का, लॉकडाउन अभी बाद में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल महीने से ज़्यादातर कर देखे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेज हैं। तो यहाँ पे देखें तो पिछले कंडीशन में बेसिकली प्राइसेज मेंटेन्ड है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो ये डबल डिजिट रेंज में रहा, इन्फ्लेशन इसमें है, ज़्यादा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल जो है वो भी बेसिकली दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम भी जो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इन्फ्लेशन को हमें अभी डिस्पाइट जो है कि कम होने के आसार कम है, आगे वो हो सकता है बढ़ जाए।
इसके अलावा इन्होंने जो है IHS मार्केट PMI सर्वे का भी बात किया, जिसमें देखा गया कि अप्रैल महीने में आउटपुट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, सर्वे जो उतना पॉजिटिव नहीं रहा है। इसको हमने पहले भी देखा, परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, ये जो PMI इंडेक्स आप बता रहे हैं, ये परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स इसको कहा जाता है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये बेसिकली एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी को लेकर के, कि बिजनेस एक्टिविटी कैसी रही है पिछले महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। ये सर्वे बेस्ड है, मतलब सर्वे किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है, जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो दुकान चला रहे हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका परसेप्शन क्या चेंज हुआ है इस महीने में, कि नए ऑर्डर्स आए हैं, आउटपुट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा है, स्टॉक्स आपके परचेज के जो है वो कम हुए हैं, बेसी हुए हैं। इन सब चीज़ों पे इनका व्यू लिया जाता है फॉर अ मंथ बिफोर, एक पिछले महीने का, और ये दोनों सेक्टर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, फिर एक कंपोजिट इंडेक्स को बताया जाता है। ये इंडेक्स का नंबर जो बेसिकली 0 से 100 के बीच में रहेगा। अगर 50 से ऊपर है, इसका मतलब एक्सपेंशन देखा गया है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ के कंपेरिजन में उसमें एक्सपेंशन, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी है। 50 से अगर कम है, इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी नहीं, उल्टे घटी है। और अगर 50 है तो इसका मतलब इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं, जैसा पिछले महीने काम चल रहा था वैसा इस महीने का भी इकोनॉमी है। अगर PMI ऑफ प्रीवियस मंथ इज हायर देन PMI ऑफ करंट मंथ, इसका मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब दोनों मान लीजिए 50 से ऊपर भी है, लेकिन अगर पिछले महीने की PMI ज्यादा थी इस महीने से, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन है पिछले महीने के कंपैरिजन में। सिंपल चीज है, नंबर पे आपको देखना है। ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ आ जाता है। जैसे मई में हमने देखा, स्टार्ट में भी हमने डील भी किया था, तो कुछ दिनों पहले ये न्यूज में आया था। तो अप्रैल महीने का जो है मई स्टार्टिंग में ही आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका है आसाम वीडियो। ये बेसिकली जो है नए जो वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसके बाद NRC को लेकर के बात ही चल रही है, तो इसको लेकर के ये आर्टिकल है। NRC को हमने एक अलग हमारा वीडियो है NRC और CAA को लेकर के, उसको आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है शुड पॉलिटिकल प्रिजनर्स बी रिलीज इन पेंडेमिक। तो ये बेसिकली है ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली प्रिजनर्स को रिलीज करने का, तो उसमें जो बेसिकली गाइडलाइन क्या है कि वैसे प्रिजनर्स को रिलीज करना है जिनका कि 7 साल का जो उनको केस चल रहा है, उनके जो कन्विक्शन है वो उसमें 7 साल की सजा है मैक्सिमम। वैसे प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पेरोल पे, ताकि प्रिजन्स को जो है, जेल को जो है, उसको हम कम कर सके, डिकंजेस्ट कर सके, वहाँ भीड़ कम कर सके। तो लेकिन ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, ज्यादातर वो जो है एक ग्रेव चार्जेस में UAPA के अंदर में बुक किए गए हैं। UAPA क्या है बेसिकली? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका हमने कोड़ा पे मेरा डिटेल आर्टिकल, उसको आप देख सकते हैं। ये एक्ट जो है ये टेररिज्म से रिलेटेड बेसिकली है। तो अगर आप इसमें आप बुक करते हैं तो पनिशमेंट जो है लाइफ टर्म का पनिशमेंट है, अगर कोई कन्विक्ट पाया जाता है इसमें। तो ज्यादा इसलिए यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ज्यादातर रिलीज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो हाई चार्जेस हैं, और उसमें जो है पैरोल की संभावना बहुत ही कम है। तो इसी पे बेसिकली ये इंटरव्यू है, ज्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मेनली आपको इस एक्ट को देखना है, ये एक्ट क्या है। और कन्विक्शन यहाँ बताया गया, कन्विक्शन जो है रेट जो है, कन्विक्शन रेट क्या होता है बेसिकली कि इतने लोग, मान लीजिए आपने 100 लोगों पे चार्जेस लगाए हैं इस किसी लॉ के अंदर में, तो उसमें से कितने लोग को सही पाया गया, कितने लोग को सजा एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अगर UAPA की बात करें या टेररिज्म लॉ की बात करें तो बहुत ही कम है, 3.1% ही कन्विक्शन है। मतलब कि अगर 100 लोगों को इसमें पुलिस ने पकड़ा है, कन्विक्ट किया, चार्जेस लगाया, तो उसमें सिर्फ 3 लोग को ही कोर्ट ने पाया है कि वो सही है और उसको सजा सुनाई है। तो काफी लो कन्विक्शन है। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेज होते हैं ये, और आप जो है बिना सही जांच पड़ताल के, इन्वेस्टिगेशन के, उनको ये चार्जेस में डाल देते हैं। तो ये बेसिकली इसमें कहा गया है। कन्विक्शन रेट आप समझ सकते हैं क्या होता है, और ये एक्ट क्या है बेसिकली। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। ये बेसिकली मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म करने की इन्होंने कुछ सजेशन दिया है। एक इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल ब्लॉक्स है हेल्थ सिस्टम में हमारा, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब अगर हम हमें देख रहे हैं तो डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ वर्कर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, आपका जो क्रिटिकल बेसिकली वर्कर्स होते हैं उनकी कमी है, स्पेशली कुछ रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न जैसे रीजन इन्होंने बताया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो एक नीति है इम्बैलेंसेज विद इन कंट्रीज। इम्बैलेंसेज है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखें तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है बहुत ही कम है, जो रिक्वायर्ड नॉर्म है। और साउदर्न स्टेट्स में अगर हम देखें तो वहां पर डॉक्टर्स ज्यादा हैं जितना कि नॉर्म्स है। तो ये जो देश में ही इम्बैलेंसेज है, इसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। रूरल एरिया में देखें अगर हम, तो काफी डॉक्टर, बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं। अर्बन एरिया में देखें तो काफी ज्यादा डॉक्टर्स है। तो ये जो इंटर कंट्री जो इम्बैलेंसेज है, इंट्रा कंट्री, इसको भी हमें दूर करने की जरूरत है।
तो इसमें इन्होंने एक नीति आयोग का प्रपोजल का बताया जो कि सही नहीं है। बेसिकली नीति आयोग ने प्रपोजल दिया था कि प्राइवेट एंटिटीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टेक ओवर करने दिया जाए फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू टीचिंग हॉस्पिटल्स। उसको टीचिंग हॉस्पिटल में वो कन्वर्ट कर दे विथ एटलीस्ट 150 एमबीबीएस सीट्स वहां पे होगी। तो ये जो है इसका इन्होंने नकार दिया। इस राइटर ने बेसिकली इसको कहा है कि गलत प्रपोजल है। प्राइवेट सेक्टर अगर मेडिकल एजुकेशन में आएगा, इट विल ऑल्सो डायरेक्टली एड कॉर्पोरेटाइजेशन प्रोसेस। इससे कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, मतलब कि बेसिकली उसका आप कॉर्पोरेट कर देंगे उसको। बेसिकली आप जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप बिजनेस के हाथों में दे रहे हैं एक तरह से। वाइल अंडर रिसोर्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम विल बी ए कोलेट्रल डैमेज। जिससे जो अंडर आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो है, जो ऑलरेडी इसमें पैसा कम है, उसको और आप खराब कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली अगर पुअर या रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी में वो वहाँ जाते हैं। पहले अपने वो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है उनका बगल अगल में पीएचसी, वहाँ जाते हैं। फिर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में के केस में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर इसको आप प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ की सर्विस बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा वहाँ पे। और जो पुअर है, जिनको नहीं मिल पा रहा है इलाज, वो उससे वंचित रह जाएंगे इलाज से। तो ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा शट डोर फॉर लार्ज, उसके अलावा जो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उसको मेडिकल एजुकेशन देगा तो ऑब्वियस बात है फीस हाई रहेगी। फीस हाई रहेगी तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है, मेडिकल एस्पिरेंट, जिनको कि स्पेशली गाँव में जिनको कि मेडिकल एजुकेशन का दरकार है, जो पढ़ना चाहते हैं डॉक्टरी, वो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई उनके पास उतना पैसा नहीं होगा वो फीस देने के लिए। इसके अलावा और क्या होगा इसका नेगेटिव, कि जो यहाँ से ग्रेजुएट होंगे इन कॉलेजेस से, वो क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा उनको मन रहेगा कि वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करें, क्योंकि उनको उन्होंने जो फीस दी है उसको, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया फीस में अपना पढ़ाई में, उसको रिगेन करने के लिए वो रूरल एरिया में काम करना नहीं चाहेंगे। तो ये सब बेसिकली डिमेरिट्स है आपका प्राइवेट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्राइवेट के हाथों में देते हैं तो इसका क्या क्या डिमेरिट है ये उन्होंने बताया है। तो एक तो यहाँ हो गया आपका, दूसरा ये होगा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, फीस बढ़ जाएगी, ये तीसरा फीस बढ़ जाएगी आपका। और चौथा, जो ग्रेजुएट वहाँ से निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करेंगे, अर्बन एरिया में काम करेंगे, रूरल एरिया का बेसिकली स्थिति ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। पीपीपी जो है आपका ये काम नहीं करेगा। आपको जो बेसिकली क्या करना है, ये मेडिकल एजुकेशन जो है पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड मतलब कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, जिससे सभी जो है बेनिफिट हो सकते हैं, ऐसा गुड। पब्लिक गुड मतलब जिससे सभी को बेनिफिट हो। तो इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ एंड डिक्रीज डिजीज बढ़ने, इसका मेन काम क्या है कि पॉपुलेशन का हेल्थ अच्छा करे और डिजीज बढ़ने को कम किया जाए। ये बेसिकली मेडिकल एजुकेशन का काम है। इसको हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। तो करने की क्या जरूरत है, एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है मेडिकल एजुकेशन में उसको बढ़ाने की जरूरत है। नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट का जो इनटेक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम ले सके, ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर सके। और इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन, इक्विटेबल एक्सेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जहाँ पे एजुकेशन कम है, वहाँ पर भी आप रूरल एरिया में भी एजुकेशन कॉलेजेस खोलें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उसको आप रिसोर्सेज दें ताकि वो अपना उसकी स्थिति मजबूत हो सके, वो अच्छे से लोगों को, टीचर्स को सैलरी दे सकें, पढ़ाई अच्छी करा सके, वहाँ पर रिसर्च हो सके, वहाँ पे इक्विपमेंट जो चाहिए, लैब्स जो है उसको हम स्ट्रेंथन कर सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर सजेशंस दिया गया है कैसे हम मेडिकल एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ऐप टू व्यू ऐसी प्रोसीडिंग्स लॉन्च। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि मीडिया पर्सन्स जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली देख पाएंगे। अभी क्या था, जो लिमिटेड नंबर ऑफ जो कोर्ट में बैठे हैं वही देख सकते थे। तो इससे एक इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। इसको आप लिख सकते हैं आंसर्स में, सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स में, जुडिशियल रिफॉर्म्स के केस में। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसमें एक नया फीचर डाला गया इन्होंने, इंडिकेटिव नोट्स, जो कि प्रोवाइडिंग कंसाइज समरी ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। ये सभी के लिए बेसिकली एक जो भी जजमेंट है उसका एक सिंपल लैंग्वेज में उसके बारे में फीचर्स पॉइंट वाइज बताया जाएगा इसमें। और ये यूजफुल होगा मीडिया पर्सन के लिए भी और जनरल पब्लिक को किसी भी जजमेंट को समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के केस में आप जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ओसीआई स्टंग बाय होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। तो ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका एक नोटिफिकेशन बेसिकली मार्च 4 में गवर्नमेंट ने निकाला था
तो रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल ओसीआई है जैसे जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स, उनको नोटिफाई करना होगा मिनिस्ट्री को उनके एक्टिविटी के बारे में। आप इन इंडिया हैव लेफ्ट देम इन लर्च, तो ये इंडिया में क्या एक्टिविटी उनको करना होगा। पोर्टल इसीलिए खोला जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। तो मेन जो आपके लिए जानने की जरूरत है ओसीआई होते क्या है। ओसीआई जो बेसिकली कौन है, और इंडियन ओरिजिन पर्सन, मतलब जो इनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है एक तरह से, या फिर उनके फोरफादर्स इंडिया में थे, बट जो फॉरेन पासपोर्ट रखते हैं, मतलब कि जिनका सिटीजनशिप जो है किसी और देश का, यूएसए का हो गया, कनाडा का हो गया, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इसीलिए इनको ओसीआई के कैटेगरी में रखा गया है और इनको कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। तो बेसिकली जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स है ओसीआई कार्ड के बारे में बता दूं मैं आपको। सीनियर सिटीजन नहीं है ये सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, इनके पास दूसरे देश का पासपोर्ट है, दूसरे देश की सिटीजनशिप है, लेकिन ये सिटीजन हो सकते हैं, मतलब एलिजिबल थे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है बेसिकली, जैसा कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ना ही ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, यूपीएससी के हो गया आपका, तो वो ऑफिस ये हेल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। बेनिफिट्स क्या है भाई, तो इनको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल पर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, इंडिया के लिए कभी विजिट कर सकते हैं ये। पुलिस रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है अगर लंबा स्टे भी इनका होता है तो। एनआरआई के साथ तकरीबन सिमिलर राइट्स इनको मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ये नहीं ले सकते, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज ये नहीं खरीद सकते हैं, और कुछ कुछ जो है राइट्स इनको नहीं मिलता है। ये ऑल इंडिया एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं, जैसे नीट हो गया उसमें अपियर हो सकते हैं ये, और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको एनआरआई कोटा में जो है जितनी सीट्स हैं उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर्स लाइसेंस, पैन कार्ड नंबर भी अप्लाई। तो क्या क्या राइट्स इनके पास, ये तो क्या क्या राइट इनको है, क्या क्या राइट नहीं है ये भी आप देख लीजिए। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, मतलब इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये नहीं क्लेम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, जजेस नहीं बन सकते हैं, वोटर वोट नहीं डाल सकते हैं, असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक सर्विस और यूनियन अफेयर्स में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इंडिया स्टिल रेसिस्ट कम्युनिटी स्प्रेड टेक। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड जो है कोविड को लेकर के, तो इंडिया ने भी कह रही है कि हम ना, हमारे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, बस हमारा क्या है क्लस्टर ऑफ केसेस का क्लासिफिकेशन में हम हैं। तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया ये दोनों चीजें होती क्या है। तो देखा गया कि ज्यादातर जो देश है उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कुछ देशों में, जैसे कि आपका इटली और रशिया में, जिसमें जहाँ पे ज्यादा केसेज है उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक्सेप्ट नहीं किया है। वो भी कह रहे हैं कि हमारा अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम नहीं है, लेकिन वहां पे केसेस काफी अभी कम हो गए हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है, हैपेंस व्हेन न्यू केसेस इन द लास्ट 14 डेज, नए जो केसेज आ रहे हैं पिछले 14 दिन में, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं उन लोगों से जिनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री रहा हो, मान लीजिए। व्हेन केसेस कैन नॉट बी लिंक टू ए स्पेसिफिक क्लस्टर, तो और आप इसको किसी स्पेसिफिक क्लस्टर से आप उसको लिंक नहीं कर सकते, मतलब कि 14 दिन में आपको केस आया है, उसको अगर आप किसी क्लस्टर से आप लिंक नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई जगह से लिंक नहीं कर पा रहे या इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में कहा जाएगा कि आप जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें 4 सब कैटेगरीज है इसके अंदर में, इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर में। एक हो गया सिटी 1, ये आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, लो इंसिडेंस है, हाई इंसिडेंस है, इसको आप छोड़ सकते हैं इसमें। क्लस्टर ऑफ केसेस मतलब क्या है, इसका मतलब होता है केसेस डिटेक्टेड इन पास्ट 14 डेज आर प्रीडोमिनेंटली लिमिटेड टू वेल डिफाइंड क्लस्टर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंपोर्टेड केसेस। इसका मतलब कि आप जितने भी केसेस 14 दिन में आ रहे हैं वो ज्यादातर केसेस जो है किसी क्लस्टर यानी किसी जगह से जहाँ पे ज्यादा केसेस देखा गया है वहीं से आ रहे हैं, वहां से लिंक्ड है, वहां पे वो गए थे या वहां के लोगों से टच में आए थे, इस कारण से उनको कोविड हुआ है। तो उसे कहा जाता है क्लस्टर ऑफ केसेस क्लासिफिकेशन। This implies a low risk of infection to others in the wider community if exposure to this cluster is wider। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस क्लस्टर को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर देंगे और उसको क्लस्टर को आप बैन कर देंगे, एक तरह से रोक देंगे, तो वो स्प्रेड जो है रुक जाएगा। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर देखा गया कि 533 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% ज्यादा है, 24 स्टेट्स में 15% ज्यादा है और 10 स्टेट में 25% ज्यादा है। तो ये क्लस्टर ऑफ केसेस का है ना, कंटेनमेंट, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि आप जो कंटेनमेंट पे आप फोकस किए हुए हैं कि कंटेनमेंट कीजिए, जबकि कंटेनमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है कोई क्लस्टर, स्पेसिफिक क्लस्टर नहीं रह गया है किसी राज्य में या कहीं डिस्ट्रिक्ट में कि वहीं से केसेज आ रहे हों, या वो कोई रीजन नहीं है, कोई कह सकते हैं
फ्लैट सोसाइटीज नहीं है जहाँ से केसेज जा रहे हो, ये हर जगह फैल चुका है। तो इसीलिए अब जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर आप करते हैं तो आप जो है क्लस्टर फॉर्मेशन या उस चीज से आप हट करके ट्रीटमेंट पे ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑन द अदर हैंड मीन प्रायोरिटाइजिंग ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्विंग एडवाइजरीज टू स्टे प्रोटेक्टेड। तो ये बेसिकली अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर इंडिया अपनाता है तो उसको जो है ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करने को मिलेगा, जो कि अभी जरूरत है, और एडवाइजरी देने की कि आप स्टे प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, ये बेसिकली इसमें इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है सेंटर्स सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट जास्ट चीफ स्टैंड। तो ये बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया सेंटर ने कि भाई कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों हमें नहीं करनी है। और ट्रिप्स एग्रीमेंट का हमने ऑलरेडी देखा, ट्रिप्स में सुप्रीम इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने कहा था कि भाई आईपी वेवर लाया जाना चाहिए। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग बेसिकली क्या है, ये है आपका कि आपने जो है, ये हमारे पेटेंट एक्ट में भी है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी है कि भाई अगर आपको लगता है कि कुछ है ना, ये कम पेटेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है या मेडिसिन जो अवेलेबल नहीं हो पा रही लोगों में, तो उसको हम कंपल्सरी लाइसेंस आप दूसरे कंपनी को दे सकते हैं जो कि उसी मेडिसिन को बनाएगी। कंपल्सरी लाइसेंसिंग यहाँ पे थोड़ा मैंने डिटेल में बताया है। अलाउ गवर्नमेंट टू लाइसेंस थर्ड पार्टी। तो गवर्नमेंट जो तीसरी पार्टी को, मतलब जो पेटेंट होल्डर नहीं है, मान लीजिए फाइजर ने पेटेंट लिया है तो दूसरी कंपनी को आप जो है लाइसेंस दे सकते हैं टू प्रोड्यूस एंड मार्केट अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पेटेंटेड है उसको आप प्रोड्यूस कीजिए और आप मार्केट कीजिए विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर। पेटेंट ओनर का कंसेंट इसमें नहीं है, गवर्नमेंट ने फोर्सफुली जो है कंपल्सरी लाइसेंस आपको दिया है। ये बेसिकली 3 साल के बाद जो है, पेटेंट के 3 साल के बाद जो इसका ये दिया जा सकता है। किस केस में? रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। मान ली पब्लिक को इस मेडिसिन की जरूरत है बहुत लोगों को, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। इन्वेंशन नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल, और जो प्राइस है वो अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, मान लीजिए प्राइस आपने बहुत ज्यादा हाई रख रखा है। और इन्वेंशन आर नॉट कैरीड आउट इन इंडिया, ये इन्वेंशन जो इंडिया में कैरी आउट नहीं हुआ है। तो इन केसेज में आप जो है गवर्नमेंट को अलाउ है, गवर्नमेंट जो है के पास पावर है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस दे सके दूसरी कंपनी को कि भाई आप इस मेडिसिन को प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है अवेलेबल नहीं है लोगों को, ये इमरजेंसी मेडिसिन है, इसको जरूरत है लोगों को। पहला इंडिया में अगर बात करें तो पहला लाइसेंस जो है 12 में दिया गया था, हैदराबाद बेस्ड नेटको फार्मा को दिया गया था। किसके लिए? बेयर्स कंपनी का नेक्सावर जो एक एंटी कैंसर एजेंट ड्रग है उसके लिए, कि आप इसको प्रोड्यूस कीजिए क्योंकि इसका दाम काफी हाई था और जो लोगों यहाँ पे बहुत अवेलेबिलिटी भी कम थी। ये ड्रग जो बेसिकली लीवर और किडनी कैंसर के लिए यूज होता है। तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का बैकग्राउंड है बेसिकली। और वैक्सीन के केस में जो गवर्नमेंट कर रही, सुप्रीम कोर्ट कर रही कि आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग दीजिए, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा है कि ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है इसको आप सब समझ लिया। नेक्स्ट आपका आर्टिकल स्टॉल प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज स्टिमुलस। तो ये बेसिकली कल जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ प्रोजेक्ट हैंडओवर किया था स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग स्कीम के अंदर में, मुंबई के केस में। ये स्कीम क्या है इसको आप थोड़ा समझ लें। ये फंड जो है बेसिकली एक तरह से फंड को स्टार्ट किया गया था 2019 में। इसके लिए टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉल्ड रेडा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके कंप्लीशन के लिए, क्योंकि वहाँ उस कंपनी के पास फंड नहीं है बेसिकली, उसके लिए एक फंड को बनाया गया ताकि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सके। इंस्टॉल ड्यू टू पॉजिटिव फंड, जो फंड के कमी के कारण जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है, सोसाइटी जो है वो रुक गई थी काम इनका, उनके लिए ये फंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया गया था। इसका स्पॉन्सर थे आपका सेक्रेटरी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इसका स्पॉन्सर थी। इसको मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसमें जो है एसबीआई कैप है। और फंड जो है बेसिकली अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह रजिस्टर्ड किया गया था सेबी में, ताकि इसमें फंड आ सके, पैसा आ सके, और इस पैसे को जो है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें इस्तेमाल कर सके, ताकि जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर जो मंदी से गुजर रहा था, उसको हम फिर से सही कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलें आप। सब्सक्राइब करके आप जो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है आपका, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मुझे कोड़ा पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कोड़ा पे आपको जो है मेरा स्पेस जो है डेली एनालिसिस का, उस पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हम डिस्क्राइब करेंगे जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।